गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव। बुलेटिन में आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और वो खबरें जो आज का एजेंडा भी तय करेंगी और वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लग सकती है। सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी। इसके बाद 11:05 पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होगी और 11:15 पर कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी। आज दिल्ली के दौरे पर आई बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। ये मुलाकात शाम 5 बजे होगी। पीएम मोदी के साथ मुलाकात में ममता बनर्जी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार और त्रिपुरा में कथित हिंसा के बारे में चर्चा कर सकती हैं। इससे पहले ममता ने मंगलवार को विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की। 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार कई अहम बिल ला सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 29 बिल लाए जाने हैं। इनमें से 26 नए बिल होंगे। इस सत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार बिल ला सकती है। मोदी सरकार बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टो करेंसी बैन कर सकती है। इसको लेकर इस सत्र में बिल आ सकता है। प्रदूषण पर आज दिल्ली सरकार की अहम बैठक होगी। बैठक में सभी संबंधित विभाग सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे। बैठक में रिपोर्ट के आधार पर कुछ पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। स्कूलों को खोलने का फैसला हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी आज सुनवाई करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन के कानपुर दौरे पर होंगे। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके बाद 25 नवंबर को उनका हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम है। मंगलवार को कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने टीएमसी का दामन थाम लिया। इनमें कीर्ति आजाद, अशोक तंवर शामिल हैं। तंवर ने कहा है कि कांग्रेस में काम करने वाले ईमानदार निष्ठावान लोगों के लिए जगह नहीं है, बड़े बड़े सूटकेस वालों के लिए जगह है। राजनीति के जानकार इस रणनीति को 2024 से जोड़कर देख रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी और जयंत के आरएलडी के बीच गठबंधन का ऐलान हो सकता है। इससे पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हुई। बैठक में आरएलडी की तरफ से जयंत चौधरी, वहीं एसपी की तरफ से अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव थे। एसपी की तरफ से 32 सीटें ऑफर की गई हैं, वहीं आरएलडी 36 सीट लेने पर अड़ी हुई है। अगले राउंड की बैठक के बाद सीटें चिन्हित होने के बाद आधिकारिक बयान जारी होगा। जैसे जैसे यूपी चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनेताओं के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा है कि कुछ लोग अकल से पैदल हैं, जो एयरपोर्ट शिलान्यास पर भी सवाल उठा रहे हैं और हर शिलान्यास पर सवाल उठाते हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री 15 साल पूरे करेंगे। इस मौके पर जेडीयू प्रदेश में 40 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। सरकार जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भी सौंपेगी। आज बिहार की अहम विपक्षी पार्टी आरजेडी अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रही है। इस मौके पर पार्टी की तरफ से पटना के आरजेडी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव प्रदेश पार्टी कार्यालय में लगे 6 टन के लालटेन का अनावरण करेंगे। आरजेडी की स्थापना के 25 साल पूरा होने पर पार्टी के चुनाव चिन्ह इस लालटेन को बनवाया गया है। लालटेन का वजन 6 टन है और ये हमेशा जलता रहेगा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी समर्थक 2 गुटों के बीच जमकर हिंसा हुई। इस दौरान दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर बम से हमला किया गया। दोनों तरफ से जमकर बम चले और गोलीबारी हुई। इस झड़प में 9 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जाता है कि ग्रामीण विकास योजना को लेकर दोनों गुटों के बीच ये झड़प हुई। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी नेता की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। यहां समाजवादी पार्टी नेता और पार्षद अर्पित यादव का गुस्सा कानपुर में बर्रा थाने के दारोगा पवन मिश्रा पर उतरा। अर्पित यादव ने दारोगा को धमकी तक दे डाली। अर्पित यादव ने कहा कि सुनो दारोगा, तुम झंडा नोचोगे तो हम तुम्हारे बिल्ले नोचेंगे। दरअसल आज बीजेपी के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ को लेकर अर्पित यादव ने बैनर लगाकर विरोध किया था, जिस पर यह हंगामा हुआ। बिहार के हाजीपुर में 25 लाख की लूट का मामला सामने आया है। यहां 5 हथियारबंद बदमाशों ने एक कॉस्मेटिक दुकान पर धावा बोला और 25 लाख की लूट को अंजाम दिया। अपराधी 20 लाख के जेवरात और 5 लाख कैश लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। यूपी के मनीष गुप्ता हत्याकांड में आज सीबीआई पूछताछ करेगी। आज इस मामले में सीबीआई की टीम मनीष के दोस्त हरबीर और प्रदीप से पूछताछ करेगी। सीबीआई ने दोनों को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।
अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कंगना के किसानों को खालिस्तानी बताने वाले बयान पर मुंबई में एफआईआर दर्ज कराई गई है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के आदेश के बाद खार पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके साथ ही मुंबई के एक वकील ने भी कंगना के बयानों का विरोध करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दुनिया के कई देशों में कोरोना का कहर एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। खासतौर पर यूरोप की स्थिति गंभीर होती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो इन सर्दियों के महीनों में और 7 लाख लोगों की मौत हो सकती है। WHO का मानना है कि अभी से लेकर 1 मार्च 2022 के बीच 53 में से 49 देशों में मरीजों की बढ़ती संख्या की वजह से ICU का लोड बढ़ सकता है। यूक्रेन में भी कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ डॉक्टरों को 48 घंटे तक काम करना पड़ रहा है। यहाँ टेंट में कोरोना पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है। यूक्रेन यूरोप का ऐसा देश है जहाँ कोरोना वैक्सीनेशन काफी कम हुआ है। यहाँ मंगलवार को कोरोना से 838 लोगों की जान गई थी। पेट्रोलियम की कीमत को कंट्रोल में लाने के लिए तेल उत्पादक ओपेक देश ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारत और अमेरिका ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया है। भारत के बाद अब अमेरिका ने ऑयल रिजर्व से तेल निकालने का फैसला किया है। अमेरिका तेल की कीमतों को नीचे लाने के लिए अपने रणनीतिक तेल भंडार से 5 करोड़ बैरल तेल निकालेगा। जलवायु परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। अब ब्रिटेन में बनने वाली हर नई बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक कार के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाना अनिवार्य होगा। सुपरमार्केट, वर्क प्लेसेस और बिल्डिंग रिनोवेशन के समय इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट बनाना जरूरी होगा। ऐसे में ब्रिटेन में हर साल करीब 1.45 लाख नए चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। रूस और यूक्रेन की तनातनी में जल्द ही हिंसक मोड़ आने की आशंका है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है और उसने इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना अलग अलग लोकेशन से यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका से ये रिपोर्ट हाल के महीनों में दूसरी बार आई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। स्पेशल ड्राइव के तहत खाली सीटें भरने के लिए आज यूनिवर्सिटी कट ऑफ लिस्ट जारी करेगी। इस लिस्ट के आने से उन छात्रों को फायदा मिल सकता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख रहे हैं। लिस्ट के तहत अलग अलग कॉलेज में परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन लिया जा सकता है। केंद्र की मोदी सरकार आम आदमी को एक बार फिर राहत देने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को कम करने के लिए सरकार नया प्लान तैयार कर रही है। बता दें कि दुनिया भर में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों से कई देश अपने स्तर पर इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। भारत कच्चे तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए अन्य प्रमुख देशों के साथ तालमेल बिठाकर अपने रणनीतिक तेल भंडार से 50 लाख बैरल तेल की निकासी की योजना बना रहा है। ट्विटर इंक इस हफ्ते वॉलमार्ट के साथ मिलकर लाइव शॉपिंग फीचर की टेस्टिंग करने के लिए तैयार है। इससे यूजर्स को रियल टाइम वीडियो ब्रॉडकास्ट में प्रमोट होने वाले प्रोडक्ट्स को खरीदने का मौका मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलर वॉलमार्ट 28 नवंबर को लाइव इवेंट के दौरान नए टूल के जरिए बेचने वाली पहली कंपनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। इसके लिए NHAI में डिप्टी मैनेजर, वित्त और लेखा के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो NHAI की आधिकारिक वेबसाइट या nhai.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 नवंबर 2021 है। रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए भारतीय रेल हमेशा कोशिश करती रही है। यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेलवे अपनी सेवाओं में जरूरत के हिसाब से इजाफा भी करता है। इसी सिलसिले में रेलवे ने मुंबई सेंट्रल से भागलपुर के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों की सेवाओं में इजाफा करने का फैसला किया है। नए फैसले के बाद अब ये ट्रेन अपनी तय सेवाओं से 4 फेरे ज्यादा लगाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी जिसमें कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की थी और इसके अलावा इस बैठक में क्रिप्टो करेंसी समेत कई और मुद्दों पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। यानी कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट की ये बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चर्चा की जाएगी।
और आज की एक और अहम खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री मोदी से ममता बनर्जी की मुलाकात होने वाली है। राज्य में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और त्रिपुरा में हो रहे हिंसा को ममता पीएम के सामने रख सकती हैं और दोनों ही मामले को लेकर के टीएमसी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर बनी हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करके ममता बनर्जी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने वाली है और कहा कि बलपूर्वक वो जमीन पर कब्जा करने नहीं देंगी। बीएसएफ दुश्मन नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी एजेंसी के माध्यम से जमीन में दाखिल करने की कोशिश कर रही है, ये सही नहीं है। ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग अकल से पैदल होते हैं और जब कोई भी विकास कार्य की बात होती है या कोई भी लोकार्पण होता है तो कहते हैं कि हमने भी ये काम को सोच रखा था, हमने भी इस बारे में विचार किया था। उस काम को अपना बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास स्थल का निरीक्षण करने ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी। उत्तर प्रदेश में आज एसपी और आरएलडी गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं और इसको लेकर के दोनों ही पार्टी के अध्यक्ष आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच कई घंटों तक बैठक भी हुई थी और खबर यह भी कि इस बैठक में आरएलडी को 32 सीटों का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन आरएलडी 36 सीटें मांग रही थी और आज सीटों के समीकरण को लेकर के फाइनल फैसला किया जा सकता है। और अब देखिए राज्य की बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के दुबराजपुर में टीएमसी के दो गुटों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जमकर बमबाजी हुई जिसमें अब तक 9 लोगों के जख्मी होने की खबर है। ब्लॉक से एक टीम सरकारी आवास योजना को लेकर सर्वेक्षण करने आई थी, तभी दो गुटों में मामूली बात पर झड़प शुरू हो गई, जिसने देखते ही देखते हिंसक तेवर अख्तियार कर लिया। इसके बाद दोनों गुटों की तरफ से बम फेंके जाने लगे। इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। झड़प के दौरान दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर पहले पत्थर फेंक रहे थे। झड़प में फायरिंग का भी आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने इस झड़प का वीडियो शेयर करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। प्रीति गांधी ने लिखा है, एक तरफ जहां ममता बनर्जी बड़े पैमाने पर विफल नेताओं को टीएमसी में शामिल कर राष्ट्रीय नेता बनने के सपने को पूरा करने में व्यस्त हैं, वहीं बीरभूम में उनकी पार्टी के दो गुटों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। टीएमसी कार्यकर्ता एक दूसरे पर बम फेंकते देखे गए हैं। राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत हो रही है। सांबर झील और आसपास के इलाके में अब तक 58 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। भोपाल लैब से आई रिपोर्ट में मरने वाले कौवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पशुपालन विभाग अलर्ट मोड पर है। सभी जिलों के कलेक्टरों को आगाह किया गया है। पोल्ट्री फार्म को खास तौर पर आगाह किया गया है। पशुपालन विभाग ने रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाई है जो तेजी से सैंपलिंग का काम कर रही है। टीम को पीपीई किट और दवाइयां मुहैया कराई गई हैं। जगह जगह सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव हो रहा है। जिला प्रशासन कई विभागों के साथ मिलकर एहतियात कदम उठा रही है। लोगों को मृत पक्षियों को नहीं छूने को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता प्रवासी पक्षियों को लेकर है, जो हजारों किलोमीटर दूर से इन दिनों राजस्थान में प्रवास पर हैं। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजस्थान के जयपुर में 45 दिनों से बीएसटीसी अभ्यर्थियों का धरना जारी है। सर्दी के इस मौसम में यहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं धरने पर बैठे हैं। दरअसल आंदोलनरत अभ्यर्थी बीएसटीसी रीट लेवल 1 से बीएड किए हुए अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन को बचाने के लिए हम पिछले 45 दिन से शहीद स्मारक पर पड़े हैं। राज्य सरकार जो बात कहती है कि हम गंभीर है युवाओं को लेकर के, रोजगार को लेकर के, हमें नहीं लगता सरकार गंभीर है। लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है। 22 नवंबर को लगातार सुनवाई जारी है। हमारी मांग थी मजबूत पैरवी की, हमारी मांग थी फिजिकल पैरवी के लिए एजी साहब बजाए,
ये सिर्फ BSTC की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस परिवार की है, उन 1 से 5 तक पढ़ने वाले बच्चों की भी लड़ाई है, क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठी महिला अभ्यर्थियों ने प्रियंका गांधी से सवाल पूछे हैं कि प्रियंका गांधी यूपी में तो महिलाओं को 40% भागीदारी की बात करती हैं, क्या उन्हें राजस्थान नहीं दिखता है? अगर दिखता है तो फिर सीएम गहलोत हमारी सुध क्यों नहीं ले रहे? बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने नीतीश कुमार से कृषि कानून की तरह शराबबंदी कानून को वापस करने की मांग की है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर इंजीनियर और डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, ये विचार करने का विषय है। जो शराब माफिया हैं उन पर तो कार्रवाई नहीं हो रही। बिहार में शराबबंदी के नाम पर रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार समीक्षा बैठक हो रही है और ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। इन सब के बीच लालू प्रसाद यादव ने अपने बयान में बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया है। पिछले दिनों बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने भी नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून वापस लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने मिलकर शराबबंदी के लिए शपथ ली थी, लेकिन जब बिहार में ये कानून ठीक ढंग से लागू नहीं हो पा रहा तो इसे वापस ले लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा था कि शराबबंदी कानून को लेकर सरकार को सभी दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक कर सुझाव लेना चाहिए था। महंगाई की मार से आम जनता परेशान है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर से लेकर सब्जियों की कीमतों में लगातार तेजी के बाद अब टमाटर टशन दिखा रहा है। दिल्ली में टमाटर के दाम 110 रुपए के भी पार निकल गए हैं। 90 रुपए सरकारी रेट बिक रहा, 80 हम बेच रहे, तो कोई गलत थोड़े कर रहे हैं पटड़ी पे बैठे, और क्या करेंगे। तो सब्जी में जो टमाटर की कीमत है वो आज 80 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है, और जो सब्जी बेच रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कीमत अभी और आगे बढ़ेगी, जिसकी वजह से आम लोगों जो सब्जी खरीदने आते हैं उनकी संख्या भी कमती हुई दिखाई पड़ रही है। सर्दियों के मौसम में 20 रुपए प्रति किलो के भाव पर मिलने वाले टमाटर की कीमत कई शहरों में 100 रुपए के पार पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बाढ़ की वजह से टमाटर की फसल खराब हुई है। चेन्नई में 1 किलो टमाटर का भाव 160 रुपए पर पहुंच गया है। होलसेल सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि पेट्रोल, डीजल की कीमतों में आ रही तेजी का असर भी टमाटर की कीमतों पर पड़ रहा है। बता दें कि पेट्रोल, डीजल की कीमतों में तेजी के कारण ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई है, जिसकी वजह से सभी शहरों में रेट्स बढ़ रहे हैं। टमाटर के बढ़ते दामों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। और यूपी में गठबंधन को लेकर के समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख चौधरी जयंत सिंह की मंगलवार को मीटिंग हुई थी, और दोनों ने सीटों के बंटवारे पर पत्ते तो नहीं खोले, पर यह बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश की सीटों पर मंथन हुआ है। और बताया तो यह भी जा रहा है कि चुनाव में एसपी की तरफ से आरएलडी को 32 सीटों का ऑफर दिया गया है, लेकिन आरएलडी 36 सीटों पर अड़ी हुई है। अब दोनों की अगली मीटिंग में ही सीटों को लेकर के तस्वीरें साफ हो पाएंगी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की तस्वीर यूपी में नए राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रही है। ये तस्वीर बता रही है कि अखिलेश की नजर अब पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर है। ये तस्वीर बता रही है कि अखिलेश किस तरह कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी अब जाटलैंड के वोटों को पाना चाहते हैं और किसानों की सरकार के खिलाफ गुस्से को अपने वोट बैंक में बदलना चाहते हैं। और इसी को लेकर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने मुलाकात की, लेकिन बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई। खबर है कि आगे होने वाली बैठक में सीटों पर बात फाइनल हो जाएगी। देखिए, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में बहुत प्रखर और मधुर संबंध है। हम एक दूसरे के साथ पहले भी सहयोगी रह चुके हैं और आज भी हैं। आने वाले 2022 के चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी, और जिस तरह से जन समर्थन समाजवादी पार्टी को और आरएलडी को खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से जाना अब तय हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया, लेकिन किसानों ने कानूनों के संसद में रद्द होने तक धरने पर रहने का ही फैसला लिया है। इसके साथ ही किसान एमएसपी पर भी गारंटी की मांग कर रहे हैं। मतलब साफ है कि जो किसान पिछले 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं, वो मोदी सरकार से बेहद नाराज हैं। ऐसे में अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी के किसानों की नाराजगी का फायदा उठाकर सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी जब 2017 में सरकार में थी, तब अखिलेश यादव जी के हौसले इतने पस्त हो गए थे कि उनको राहुल गांधी जी के साथ 2 युवाओं का साथ का नारा देना पड़ा, लेकिन जनता ने इस गठबंधन को खारिज कर दिया। 2019 में हताशा निराशा में वो बुआ बबुआ के गठबंधन के साथ
उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामने आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको खारिज किया। आज समाजवादी पार्टी को कोई गठबंधन करने के लिए बड़ा दल मिल नहीं रहा है। ऐसे में छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कितना भी गठबंधन बनाए, उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी को फिर से चुनने के लिए तैयार बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नए रिकॉर्ड को गढ़ने के लिए तैयार है। पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों में से 55 में जहां जाट वोट मायने रखता है, किसान आंदोलन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में चिंता का सबब बना हुआ था। खासकर पश्चिमी यूपी वाले इलाके में सियासी समीकरण गड़बड़ा रहा था, जिसके सहारे बीजेपी यूपी में अपनी जड़ें जमाने और 2017 में सत्ता के वनवास को खत्म करने में सफल रही थी। अब कृषि कानूनों को रद्द करके बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपना बड़ा दांव चल दिया है, लेकिन अखिलेश यादव भी जाटलैंड में वोट पाने के लिए नए सियासी समीकरणों को तलाश रहे हैं। आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में नई स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की थी और उम्मीद जताई थी कि नई स्क्रैप पॉलिसी देश के विकास को आगे ले जाने में सहायक होगी। ऐसे में केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने मारुति टोयोटा के स्क्रैप सेंटर का नोएडा में उद्घाटन किया। 200 मिनट में 20 साल पुरानी गाड़ी को कबाड़ में बदलने वाले इस प्रोसेस को केंद्र की मोदी सरकार देश का भविष्य बता रही है। सरकार के मुताबिक 15 साल और 20 साल पुरानी गाड़ियों को इस तरह के स्क्रैप सेंटर में लाकर कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा, ताकि सड़क दुर्घटना और प्रदूषण की समस्याओं से निजात मिल सके। नोएडा में इस स्क्रैप सेंटर का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। दिल्ली समेत देश भर के लिए प्रदूषण एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरता हुआ जा रहा है, जहां यह माना जाता है कि सड़कों पर चलने वाली पुरानी गाड़ियां प्रदूषण में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जिसको लेकर के केंद्र सरकार ने एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई। स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर के एक नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत एक यूनिट तैयार की गई है, जिसे मारुति सुजुकी टोयोटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने एक स्क्रैपिंग यूनिट के तौर पर यह देखिए बनाया है। एक यूनिट तैयार की है जहां पर गाड़ियों का किस तरीके से स्क्रैप यानी कि निस्तारण किया जाएगा। और देखिए ये पूरी जो एक गाड़ी जो सड़क पर दौड़ती हुई दंदनातन आपको आमतौर पर दिखाई पड़ती है, वो किस तरीके से स्क्रैप में बदल करके इतने छोटे से रूप में वो दिखाई पड़ती है। दिल्ली एनसीआर में ये दूसरा सबसे बड़ा स्क्रैप सेंटर है, जिसमें हर महीने 2000 गाड़ियों को कबाड़ में तब्दील किया जाएगा और इसके लिए बस आपको कंपनी के दिए हुए एड्रेस पर मेल करना है या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। टोटल इस यूनिट की कैपेसिटी 24,000 व्हीकल की है। इसमें इकोनॉमी भी है। दूसरी बात ऐसी है कि इसका 95% मटेरियल रिसाइकलिंग होता है और इसलिए इसकी जो पॉलिसी बनाई है अप्रूव्ड सेंटर्स के लिए, उसमें ये भी चिंता की गई है कि एयर पोल्यूशन ना हो और मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन हो। तो ये जो ऑथेंटिक स्क्रैपिंग सेंटर्स हैं वो स्थापन होने में विन विन सिचुएशन में सबका फायदा है। इस यूनिट के उद्घाटन के साथ ही अब 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना और भी आसान हो गया है। कंपनी आपके घर आकर आपकी गाड़ी लेकर जाएगी और इसे कबाड़ में तब्दील कर देगी। साथ ही इसके बाद नई गाड़ी खरीद पर 5% की छूट मिलेगी। 24,000 गाड़ियों को हम बहुत ही एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से, बहुत साइंटिफिक तरीके से एंड जो रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी आई है उन पॉलिसी नॉर्म्स के तहत हम कार को डिसमेंटल और स्क्रैप एंड रिसाइकिल कर सकें, ये उसकी फैसिलिटी है। इसमें कस्टमर के ओनर के लिए बहुत कन्वीनियंस है। उनको ओनर को सिर्फ एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, एक ईमेल आईडी पे अप्रोच करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, उनकी कार की साइज़, कंडीशन, वेट के हिसाब से कंपनी एक उनको प्राइस देगी। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो वो अपनी कार ला सकते हैं, नहीं तो हम एक होम पिकअप अरेंज कर सकते हैं। सरकार नई स्क्रैप पॉलिसी को एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर लेकर चल रही है, ताकि देश में सड़क दुर्घटना और प्रदूषण की समस्या से निजात मिल सके। और सरकार की योजना है कि देश के हर डिस्ट्रिक्ट में 2 स्क्रैप सेंटर इसी तर्ज पर खोले जाएं। साथ ही नई स्क्रैप पॉलिसी के आने से नई गाड़ियां खरीदने में 10 से 12% की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। और हमारी इस रिपोर्ट के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत।
नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं और इसको लेकर के दोनों ही पार्टियों के अध्यक्ष आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। और इससे पहले अगर बात करें मंगलवार की, तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच कई घंटे तक बैठक चली। खबर यह भी है कि इस बैठक में आरएलडी को 32 सीटों का ऑफर दिया गया था, लेकिन आरएलडी 36 सीटों की मांग कर रही थी। अब आज की बैठक में ये तय हो जाएगा कि किसको कितनी सीट मिलेगी। आज सीटों के समीकरण को लेकर के फाइनल फैसला भी किया जा सकता है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की तस्वीर यूपी में नए राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रही है। ये तस्वीर बता रही है कि अखिलेश की नजर अब पश्चिमी यूपी की 136 सीटों पर है। ये तस्वीर बता रही है कि अखिलेश किस तरह कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद भी अब जाटलैंड के वोटों को पाना चाहते हैं और किसानों की सरकार के खिलाफ गुस्से को अपने वोट बैंक में बदलना चाहते हैं। और इसी को लेकर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने मुलाकात की, लेकिन बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई। खबर है कि आगे होने वाली बैठक में सीटों पर बात फाइनल हो जाएगी। देखिए, आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में बहुत प्रखर और मधुर संबंध है। हम एक दूसरे के साथ पहले भी सहयोगी रह चुके हैं और आज भी हैं। आने वाले 2022 के चुनाव में आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और जिस तरह से जन समर्थन समाजवादी पार्टी को और आरएलडी को खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जन सैलाब उमड़ रहा है, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से जाना अब तय हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया, लेकिन किसानों ने कानूनों के संसद में रद्द होने तक धरने पर रहने का ही फैसला लिया है। इसके साथ ही किसान एमएसपी पर भी गारंटी की मांग कर रहे हैं। मतलब साफ है कि जो किसान पिछले 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं, वो मोदी सरकार से बेहद नाराज हैं। ऐसे में अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी के किसानों की नाराजगी का फायदा उठाकर सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी जब 2017 में सरकार में थी, तब अखिलेश यादव जी के हौसले इतने पस्त हो गए थे कि उनको राहुल गांधी जी के साथ 2 युवाओं का साथ का नारा देना पड़ा, लेकिन जनता ने इस गठबंधन को खारिज कर दिया। 2019 में हताशा निराशा में वो बुआ बबुआ के गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामने आए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको खारिज किया। आज समाजवादी पार्टी को कोई गठबंधन करने के लिए बड़ा दल मिल नहीं रहा है। ऐसे में छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कितना भी गठबंधन बनाए, उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी को फिर से चुनने के लिए तैयार बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नए रिकॉर्ड को गढ़ने के लिए तैयार है। पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों में से 55 में जहां जाट वोट मायने रखता है, किसान आंदोलन बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में चिंता का सबब बना हुआ था। खासकर पश्चिमी यूपी वाले इलाके में सियासी समीकरण गड़बड़ा रहा था, जिसके सहारे बीजेपी यूपी में अपनी जड़ें जमाने और 2017 में सत्ता के वनवास को खत्म करने में सफल रही थी। अब कृषि कानूनों को रद्द करके बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपना बड़ा दांव चल दिया है, लेकिन अखिलेश यादव भी जाटलैंड में वोट पाने के लिए नए सियासी समीकरणों को तलाश रहे हैं। आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, समाजवादी पार्टी ये बात बार बार कहती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, लेकिन सच्चाई इससे इतर है। सोमवार को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन था और इस मौके पर पार्टी के तमाम बड़े चेहरे एक साथ दिखे, लेकिन शिवपाल यादव नहीं नजर आए और इसके बाद एक साथ कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही सामने आया है कि क्या समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजा के बीच जो विवाद है वो चुनाव से पहले सुलझेगा? ये रिपोर्ट देखिए। कि आज देश का सवाल है तो सब एक हैं कि ये पूरे के पूरे एक साथ हैं। इसी भावना के साथ आप रहेंगे तो हमारे देश का विकास होगा। ऐसी कहीं एकता नहीं, देश के जो हम लोग चाहते थे वो आज दिखाई दे रहा है। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं, हम सब एक हैं, परिवार में सब ठीक है। एकता ऐसी जो कहीं और नहीं दिखती। लेकिन जिस मंच से मुलायम एकता की डुगडुगी बजा रहे हैं, उसी मंच पर एक चेहरा कहीं नहीं था। वही चेहरा जो कभी मुलायम के हनुमान था, यानी शिवपाल यादव। मुलायम लखनऊ में जन्मदिन मना रहे थे और उनका हनुमान सैफई में मुंह फुलाए बैठा था।
चाचा की नाराजगी ये भी कि भतीजा भाव नहीं देता। चुनाव सिर पर है, लेकिन गठबंधन की कई मिन्नतों के बाद भी फैसला अटका हुआ है। चाचा करे तो क्या करे, अब सियासी खिसियाहट में भतीजे को अल्टीमेटम दे दिया। हम भी चाहते हैं एक होकर के लड़ो, अब फैसला जल्दी हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो हम एक हफ्ते के अंदर फिर कहीं न कहीं अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सम्मेलन फिर करेंगे। मुलायम परिवार की एकता की यही सच्चाई है। चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश में जो गांठ साल 2017 में पड़ी, वो खुलने का नाम ही नहीं ले रही। 2017 से 2021 हो गए, लेकिन समाजवादी कुनबे का पारिवारिक विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस विधानसभा से उठी लड़ाई अब इस विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर तूल पकड़ती जा रही है। उनकी एक पार्टी है, जो गठबंधन होगा उसकी उनकी पार्टी से होगा, चाचा का नहीं होगा गठबंधन। चाचा जरूर हैं, लेकिन उनके सम्मान का काम उनके पार्टी के साथ होगा। अखिलेश एक चाचा की बात नहीं सुन रहे, जबकि दूसरे चाचा यानी रामगोपाल यादव से दिल के तार जोड़े बैठे हैं। आज रामगोपाल यादव के किताब विमोचन में पूरे समाजवादी कुनबे के साथ पहुंच गए। सब कुछ बोला, लेकिन शिवपाल पर चुप्पी साधे रहे। दावा यही कि यूपी में उनकी सरकार बन रही है। कि राजनीति के उस पार जवाब यही आता है कि राजनीति के उस पार क्या है, वह राजनीति। और अगर हम राजनीति में उस पार क्या है, तो जो समय बता रहा है वो यही है कि समाजवादी सरकार। अब समाजवादी पार्टी के इस सिर फुटौवल पर बीजेपी मजे तो लेगी। सियासत भी यही कहती है। शिवपाल भतीजे के खिलाफ हो तो फायदा बीजेपी को ही होगा। शिवपाल जीत में कोई भूमिका निभाए या नहीं, लेकिन उम्मीदवारों को हरवाने में बड़ा किरदार जरूर निभा सकते हैं। लिहाजा बीजेपी एक्शन में आ गई। और अब तो छोड़ो, पहले तो चाचा का भी ख्याल कर लेते थे, अब तो चाचा का भी ख्याल। ये परिवार में भी बचे हैं, ये परिवारवादी पार्टी, और हमारे यहाँ हम सब लोगों को साथ मिलकर के चलने का काम हम लोगों ने किया। शिवपाल और अखिलेश की लड़ाई में यादव वोट बटेंगे और इसका फायदा बीजेपी को ही होगा। लेकिन कहते हैं नाक की लड़ाई के आगे सब फीका है। देखना यही है कि अखिलेश पार पाकर कब अपने वोटों को संगठित करते हैं। शिवपाल सवाल पूछ रहे हैं और अखिलेश जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में साफ है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहीं ये लड़ाई चुनावी नतीजों में रिफ्लेक्ट ना कर जाए, कहीं चाचा भतीजे का ये विवाद चुनाव में दोनों को नुकसान न पहुंचा दे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में वादों की झड़ी सी लगा दी है और इससे पहले केजरीवाल ने पंजाब में एक बहुत बड़ा वादा किया है। 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का ये वादा किया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये महिला सशक्तिकरण की तरफ सबसे बड़ा कदम है। अब इस वादे के पीछे केजरीवाल की नीयत 100% साफ है या फिर ये वादा चुनावी है, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब की हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। एक बेटी है, एक बहू है, एक सास है, तो तीनों के अकाउंट में 1000 रुपए आएंगे। इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि यह इतिहास का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होने वाला है। लेकिन यह तभी क्यों होने वाला है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाला है। कई साल हो गए पति ने साड़ी नहीं दिलाई, अब वो अपने भाई के इस पैसों से नई साड़ी खरीद सकती है। मुंह डीकने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद अपने 1000 रुपए से अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी चीजें खरीद सकती है। मायके आती है माँ 100 रुपए बड़ी मुश्किल से निकाल के देती है, अब माँ उसको 1000 रुपए दिया करेगी, कहेगी मेरे बेटे ने भिजवाए हैं 1000 रुपए तेरे लिए। कि ये एक योजना है जो हमारी महिलाओं को इतनी ताकत देगी, इतनी ताकत देगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब गृहिणियां सशक्त होंगी। बेटी जब मायके आएगी तो माँ उन्हें आशीर्वाद दे पाएंगी। लेकिन ये सशक्तिकरण का वादा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? अरविंद केजरीवाल को महिलाओं की याद तभी क्यों आई है
जब पंजाब में चुनाव होने वाला है? इसका जवाब इन आंकड़ों के जरिए समझिए। पंजाब में 94 लाख महिला मतदाता हैं, वहीं पुरुष मतदाता 1 करोड़ 5 लाख है। भले ही पुरुष मतदाता ज्यादा है, लेकिन 2012 और साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं ने ज्यादा वोट किया है। 2017 में 94 लाख में से 78.14% महिला वोटरों ने मतदान किया, वहीं 76% पुरुष वोटर ही मतदान केंद्र तक पहुंचे। 2012 में भी 79% महिला वोटरों ने वोट दिया था। पुरुष वोटरों की संख्या यहां भी 78% थी, यानी महिलाओं से कम। अब पंजाब में महिलाएं सरकार बनाने या बिगाड़ने में, किसी भी पार्टी को चुनाव जितवाने में कितना अहम रोल रखती हैं, ये तो आंकड़ों के जरिए साफ है। कहीं अरविंद केजरीवाल के वादों के पीछे यही गुना गणित तो नहीं। कहते हैं पैसे में बड़ी ताकत होती है। अगर जेब में पैसा हो तो फिर आदमी कुछ भी खरीद सकता है, कहीं भी जा सकता है, आदमी को आजादी मिल जाती है। पैसा बड़ी ताकत देता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पैसा बहुत है, लेकिन ये आंकड़े देखने भी जरूरी है। पंजाब में 18 साल के ऊपर करीब 94 लाख महिलाएं हैं। ऐसे में हर महीने 1000 रुपए का मतलब महीने भर का खर्च 940 करोड़ रुपए, साल भर का खर्च 11,280 करोड़ रुपए और 5 साल का 56,400 करोड़ रुपए। पंजाब सरकार ने साल 2020-21 का बजट पेश किया था, जो 1,68,015 करोड़ रुपए का था। यानी साल भर में हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देना इस कुल बजट का 6.71% है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इतना खर्च उठा पाएगी? मेरे जो विरोधी हैं वो कहेंगे पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। पैसा बहुत है, सरकार के पास बहुत पैसा है। जब हमने दिल्ली में महिलाओं की बसों के अंदर टिकट मुफ्त है, हमें देखा देखी कैप्टन साहब ने भी करी थी, लेकिन कैप्टन साहब ने सरकारी बसों की करी, प्राइवेट की नहीं करी। जब मैंने वो बसें फ्री करी, 150 करोड़ का खर्चा आया। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि चुनाव महिलाओं को लड़ना है, पंजाब की महिलाओं से एक मौका मांग रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल से एक सवाल है कि उन्हें सिर्फ वोट मांगते वक्त ही महिलाएं क्यों याद आ रही हैं? टिकट बांटते वक्त अरविंद केजरीवाल महिला सशक्तिकरण की बात क्यों भूल जाते हैं? 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में 117 सीटों पर सिर्फ 6 महिला विधायक हैं। कांग्रेस ने 11 महिला उम्मीदवार खड़े किए थे, वहीं आम आदमी पार्टी ने 9 महिला उम्मीदवार और अकाली और बीजेपी ने मिलाकर 7 महिला उम्मीदवार खड़े किए थे। पंजाब ही नहीं, दिल्ली के आंकड़े भी देखिए, जहां अरविंद केजरीवाल 8 साल से सत्ता में है। 2020 विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कुल 79 महिला उम्मीदवार थी। 70 सीटों वाली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ 9 महिला उम्मीदवार खड़े किए थे। अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर महिला सशक्तिकरण का वादा कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी है कि 8 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए क्यों नहीं दिए? ये वाला चुनाव हम सब लोगों को मिलकर लड़ना है, और ये वाला चुनाव महिलाओं को लड़ना है, आप सब लोगों को लड़ना है। एक बार, एक मौका केजरीवाल को देके देखो। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पैसे में बहुत ताकत होती है। जी हाँ, होती तो है, लेकिन यह ताकत राजनीतिक पार्टियों को चुनाव से ठीक पहले ही क्यों याद आती है? राजनीति का फ्री फॉर्मूला सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, बल्कि सबके सब अख्तियार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया, तो अकाली दल ने 100 यूनिट बढ़ाकर 400 यूनिट का वादा कर दिया। कांग्रेस ने यह कहा कि बकाया बिजली बिल माफ कर देगी। अकाली दल ने गरीब महिलाओं के लिए 2000 रुपए प्रति महीने का वादा कर दिया है, तो केजरीवाल ने हर महिला के लिए हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया है। खैर, पब्लिक सब जानती है, हर चुनाव में कितने वादे किए जाते हैं और कितने निभाए जाते हैं, ये जनता याद रखती है और इसी हिसाब से अपना अगला प्रतिनिधि चुनती है। अब पंजाब में जनता किसके वादों पर एतबार करती है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
और कांग्रेस को कह दिया है कि 2008 में कांग्रेस सरकार कमजोर थी। मनीष तिवारी ने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक है 10 फ्लैश पॉइंट 20 इयर्स नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशंस दैट इंपैक्टेड इंडिया, जिसमें उन्होंने मुंबई में हुए 26/11 के हमलों का जिक्र किया। उन्होंने उस वक्त की यूपीए सरकार के फैसले का भी जिक्र किया और लिखा कि उस समय लिए गए एक्शन ने देश को कमजोर किया है। एक समय आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा होते हुए देखनी चाहिए। 26/11 एक ऐसा समय था जब ऐसा होता हुआ दिखाई देना चाहिए था। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत को उन दिनों में कहीं तेज एक्शन दिखाना चाहिए था, जब भारत में भी अमेरिका की तरह 9/11 का हमला हुआ था। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 इयर्स के ये वो अंश जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। मनीष तिवारी कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और उन्होंने अपनी किताब में कांग्रेस की ही सरकार को बेबस, लाचार और कमजोर साबित किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब में लिखे गए शब्द चर्चा में मनीष तिवारी ने अपने किताब में 26/11 के बाद यूपीए सरकार के एक्शन को कमजोर बताया, सरकार को कमजोर बताया। क्या देश की रक्षा से जुड़े जानकार मनीष तिवारी से सहमत हैं? ये एक बड़ा सवाल। एक सैनिक होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि मनीष तिवारी ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि 26 नवंबर जब बॉम्बे में अटैक हुए थे उसके बाद सरकार के एक्शन जिस प्रकार से होने चाहिए थे वो नहीं थे, क्योंकि जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है हमने उसका सर कुचल देना है, उस सांप को कुचल देना है, उसको खत्म करना है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में साफ शब्दों में लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया वैसी नहीं थी जैसी प्रतिक्रिया 9/11 के बाद अमेरिका ने दिखाई। यानी मनीष तिवारी का मानना है कि 26/11 हमलों के बाद यूपीए सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन लेना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं लिया और देश कमजोर दिखा। देर आए दुरुस्त आए। मनीष तिवारी जी आज कह रहे हैं कि अपनी किताब में यूपीए सरकार ने कमज़ोर एक्शन लिया क्योंकि यूपीए सरकार कमज़ोर थी। आपको बहुत जल्दी याद आया। शर्मनाक बात है आपके लिए, मैं तो ये कहूँगा। यह आपको बता देना जरूरी कि 26/11 के बाद यूपीए सरकार ने क्या एक्शन लिया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया, पूरी मुंबई को बंधक बनाया, जहां से निकले अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। हमलों के तुरंत बाद यूपीए सरकार के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के तत्कालीन उच्चायुक्त शाहिद मलिक को तलब किया और आतंकवाद पर अंकुश लगाने में उनकी विफलता पर विरोध दर्ज किया। दूसरा एक्शन, तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने पाकिस्तान सरकार के सामने मांग रखी कि वो मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम सहित 20 आतंकियों को भारत को सौंप दे। तीसरा एक्शन, पीएम मनमोहन सिंह के संदेश का हवाला देते हुए दिसंबर 2008 में अमेरिका के सेनेटर जॉन मैकेन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को चेतावनी दी कि भारत पाकिस्तान पर हवाई हमला कर सकता है। सीमा पर पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी। भारत ने भी सीमा पर अपनी पूरी तैयारी की। भारत के निशाने पर पाकिस्तान के 5000 टारगेट थे। 25 दिसंबर को दिल्ली में टॉप लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कोई युद्ध नहीं चाहता और मनमोहन सिंह के इस कथन के बाद यूपीए सरकार के एक्शन के ताले बंद हो गए। ऐसा ही कुछ मनीष तिवारी ने अपनी किताब में यूपीए सरकार के लिए लिखा। मनीष तिवारी ने मोदी सरकार के फैसलों का किताब में जिक्र तो नहीं किया, लेकिन संकेत है कि मोदी सरकार ने जिस तरह पुलवामा अटैक, उरी अटैक के बाद एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की वो सही है और 2008 में यूपीए सरकार को भी यही करना चाहिए था। उरी और पुलवामा के बाद भारत सरकार ने जो कार्रवाई की, जो सेना के साथ सरकार खड़ी हुई, खुला हाथ दिया और मिलिटेंट्स को जहां पर छुपे हुए थे, जहां उनकी बेस थी सीमा के बाद, वहीं जाकर मारा। सरकार से ये सपोर्ट चाहिए। 26/11 के बाद यूपी सरकार का एक्शन क्या था, यह आपको हमने सिलसिलेवार तरीके से बताया। अब आपको बताते हैं कि मनीष तिवारी यूपीए सरकार के किन एक्शंस को कमजोर कह रहे हैं। नंबर 1, मुंबई से जिंदा पकड़े गए आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के ट्रायल में देरी। नंबर 2, पाकिस्तान कनेक्शन के बावजूद बदला नहीं लिया गया। नंबर 3, आईएसआई पर कोई सीधा वार नहीं हुआ। नंबर 4, डेविड हेडली को भारत में लाने में असफल रहे। नंबर 5, पाकिस्तान से लश्कर तैयबा और दूसरे संगठनों पर कार्रवाई करवाने में असफल रहे। मनीष तिवारी ने अमेरिका में 9/11 हमले का जिक्र किया। उन्होंने हमले के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया का जिक्र किया
आखिर 26/11 और 9/11 के बाद दोनों देशों की प्रतिक्रिया में क्या फर्क था, ये भी जान लेना चाहिए। 9/11 और 26/11, 9/11 यूएस का, 26/11 भारत का, दोनों ही देशों को सिखा गया कि टेररिज्म के खिलाफ आपको खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि टेररिज्म अपने आप में मजबूती पाता है जब आप उसके खिलाफ टॉलरेंस दिखाते हैं। 9/11 हमले के गुनहगार ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर एबटाबाद में मारा, जबकि 26/11 के गुनहगार आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। मनीष तिवारी की किताब में लिखे गए शब्दों का सार यही कि अगर यूपीए सरकार उचित कार्रवाई करती तो भारत के गुनहगार भी ओसामा बिन लादेन के पास होते और गुनहगारों को सजा देने के मामले में भारत अमेरिका के बराबर होता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ, नवभारत।